तरह अनजान था कि जिस लोटे से वो टकराया वो कोई आम लोटा नहीं था। उसमें एक ऐसी शैतानी शक्ति थी जो अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अंबिका के रहस्यमयी ब्रेसलेट के संपर्क में आते ही अर्जुन को एक तेज झटका लगा और वो बेहोश हो गया था। इस बात को 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन उसे अब भी होश नहीं आया था। शाम के लगभग 5 बजे अचानक अर्जुन के शरीर में हलचल हुई और धीरे धीरे उसे होश आने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसके होश उड़ गए। हॉस्पिटल? मैं इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा? अर्जुन इस वक्त दिल्ली के सबसे पॉश हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में था। वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। रात में वो पराठे की दुकान पर था और अंबिका ने उसकी मदद की थी। फिर वहां कुछ गुंडे आ गए जिनसे उसकी झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ अर्जुन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सब कुछ बस धुंधली यादों के एक जाल जैसा था जिसका ना तो कोई सिर था ना पैर। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। उसने अर्जुन को होश में देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर, अब आप पूरी तरह से ठीक हैं और जब चाहें घर जा सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन का दिल तो किया कि वो उस नर्स से पूछे कि आखिर उसे हुआ क्या था और उसे यहाँ कौन लेकर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से जाने लगा। तो हॉस्पिटल की अकाउंटेंट वहां आई और उसने अर्जुन के हाथ में एक बिल थमा दिया। सर, ये बिल काउंटर पर जमा कर दीजिए। अर्जुन ने बिल की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 2 लाख का बिल, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। इस पर अकाउंटेंट ने चौंकते हुए अर्जुन की तरफ देखा और कड़वाहट भरे स्वर में बोली, ये दिल्ली का सबसे पॉश हॉस्पिटल है सर, और हमारे यहाँ के यही चार्जेस हैं। अकाउंटेंट की इस बात से अर्जुन को गुस्सा आ गया और वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये तो सीधे सीधे डकैती है, एक आम आदमी इतना पैसा कहाँ से देगा? अर्जुन का रवैया देखकर अकाउंटेंट समझ गई कि उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में वहां सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ मेंबर्स का जमावड़ा लग गया और लोग अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। बिल भरने के पैसे नहीं है और इलाज इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना है, ये तो वही बात हुई औकात झोपड़ी की और ख्वाब महलों के। अरे मुझे तो ये शक्ल से ही चोर लगता है। ये सब सुनकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को काबू में किया और अपना साइड रखते हुए बोला, देखिए, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। तभी अकाउंटेंट ने सिक्योरिटी को इशारा किया और एक सिक्योरिटी गार्ड ने अर्जुन को धमकाते हुए कहा, तेरे जैसे बहानेबाज बहुत देखे हैं, समझा? 12 साल से यहाँ झक नहीं मार रहा हूँ, चुपचाप पैसे निकाल, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहकर गार्ड ने अर्जुन को पूरी ताकत से धक्का मार दिया। अर्जुन को इस धक्के की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए और वो वार्ड से बाहर बरामदे में चला गया। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में करंट का झटका सा लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसके शरीर पर नसें उभर आईं, उसकी आंखें हरी होने लगी और उसके अंदर मौजूद शैतानी शक्ति जागने लगी। उसने पलटकर सिक्योरिटी गार्ड का गला पकड़ लिया और उसका टेटुआ दबाने लगा, लेकिन तभी अचानक से एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ? जब अर्जुन ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने अंबिका खड़ी थी। न जाने ऐसा क्या जादू था अंबिका की मौजूदगी में कि उसे देखते ही अर्जुन के अंदर की शैतानी शक्ति अचानक से शांत हो गई और अर्जुन तुरंत अपने होश में आ गया। उसने गार्ड का गला छोड़ दिया और हैरानी से अंबिका को देखने लगा। वहीं अंबिका को देखकर वो नर्स भी चौंक गई थी। उसने हकलाती हुई जुबान में कहा, कुछ नहीं मैम, ये आदमी बिल पे करने के नाम पर ड्रामा कर रहा है। यह सुनते ही अंबिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी करने की? इन्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ तो बिल भी मैं ही पे करूंगी। इतना कहकर अंबिका ने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और नर्स के हाथ में थमा दिया। लेकिन तभी अर्जुन ने अंबिका को टोकते हुए कहा, नहीं, तुम मेरा बिल क्यों पे करोगी? मैं खुद ये सब हैंडल कर सकता हूँ। अंबिका ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए बोली, इट्स ओके अर्जुन, सिर्फ छोटा सा ही तो बिल है। कल रात तुमने अपनी जान पर खेलकर जिस तरह मेरी इज्जत बचाई, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अंबिका की बात सुनते ही अर्जुन चौंक गया। 1 मिनट, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई? लेकिन कैसे? कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? यह सुनते ही एक पल के लिए अंबिका के चेहरे के भाव गंभीर हो गए, लेकिन अगले ही पल उसने बात को घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, वो सब मैं तुम्हें बाद में कभी फुर्सत से बताऊंगी, फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। अर्जुन ने तुरंत अपनी भवें सिकोड़कर सवालिया नजरों से अंबिका को देखा तो अंबिका ने उसे बताया कि उसकी बहन वैदेही शेखावत दिल्ली के सबसे एलीट इंस्टीट्यूट शेखावत कॉलेज की चेयरमैन है और उसके पास अर्जुन के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। यह सुनकर अर्जुन शक भरी नजरों से अंबिका को देखने लगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास जॉब नहीं है? अर्जुन का सवाल सुनकर अंबिका की हंसी छूट गई। हे भगवान, तुम और तुम्हारे सवाल। अरे कल रात तुम्हारे उस पड़ोसी रोहित ने चिल्लाकर सबको यही तो बताया था। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया और रोहित की कही हर बात उसके कानों में गूंजने लगी। लेकिन तभी अंबिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आई। बाहर आने के बाद सबसे पहले अंबिका ने अपने पर्स से एक पुराना फोन निकाला और उसमें अपना नंबर सेव करके अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा फोन यमुना में बह गया था ना, ये लो, फिलहाल के लिए इसे यूज कर लो और जब नया फोन ले लो तो मुझे इसे वापस लौटा देना। हालांकि अर्जुन वो फोन रखना तो नहीं चाहता था, लेकिन अंबिका के बहुत जोर देने पर वो मान गया। इसके बाद उन दोनों के बीच कुछ देर तक यहाँ वहाँ की बातें हुई और जब अर्जुन वहां से जाने लगा
तो अंबिका ने अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर अर्जुन की तरफ बढ़ा दिए। अर्जुन तो पहले ही खुद को अंबिका के एहसानों तले दबा हुआ महसूस कर रहा था, ऊपर से फोन और अब ये रुपए। ये अर्जुन की खुददारी को बिल्कुल भी गवारा नहीं था, इसीलिए उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन तभी अंबिका ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ अर्जुन, सिर्फ थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी ये पैसे ना तो डोनेशन के और ना ही लोन, ये तुम्हारी एडवांस सैलरी है। आफ्टर ऑल अब तुम दिल्ली के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट यानी शेखावत कॉलेज का हिस्सा बनने वाले हो, और हम शेखावत अपने एम्प्लॉयज की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। रख लो, काम आएंगे। अंबिका की इस बात का अर्जुन के पास कोई तोड़ नहीं था, इसीलिए उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए वो रुपए ले लिए और बोला, एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर तुम मेरे लिए इतना सब कर क्यों रही हो? यह सुनते ही अंबिका की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई। उसने धीरे से अर्जुन के बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि तुम खास हो। यह सुनकर अर्जुन चौंक सा गया, क्योंकि कल पराठे वाले के पैसे चुकाते वक्त भी अंबिका ने उससे यही कहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अंबिका से इसका मतलब पूछ पाता, अंबिका वहां से निकल गई। उसे जाते हुए देखकर अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये लड़की आउट ऑफ द वे जाकर मेरी मदद क्यों कर रही है? क्या मकसद है इसका? इस बारे में सोचते हुए अर्जुन कब हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही अर्जुन घर पहुंचा तो उसका सामना अपने मकान मालिक शर्मा से हो गया। शर्मा को देखते ही अर्जुन का सारा मूड खराब हो गया। उसने झुंझलाते हुए जेब से रुपए निकाले और शर्मा की हथेली पर रखते हुए बोला, ये रहा आपके 1 महीने का किराया। कल से मेरी जॉब लग जाएगी, इसलिए सैलरी आते ही बाकी का किराया भी दे दूंगा। रुपए देखते ही शर्मा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अर्जुन के हाथ से रुपए लिए और नोट गिनते हुए ताना मारा, पिछले 3 महीने से हर रोज यही सुन रहा हूँ, इसलिए अब ये जॉब लगने का बहाना नहीं चलेगा। कल शाम तक का टाइम है तेरे पास। अगर कल तूने मुझे जॉब का ऑफर लेटर नहीं दिखाया ना, तो तेरा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा। इतना कहकर शर्मा ने नोट जेब में रखे और दंदनाता हुआ वहां से निकल गया। अर्जुन ने कमरे का ताला खोला और पिछले 24 घंटे में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। पहले मिनिस्टर राणा को उसे गोली मारना, फिर उसका अचानक से ठीक हो जाना, फिर अंबिका का मिलना और अचानक से अर्जुन का हॉस्पिटल पहुंच जाना। सब कुछ जैसे किसी फिल्म की कहानी की तरह लग रहा था। बस परेशानी ये थी कि इस फिल्म के कुछ सीन उसके दिमाग से मिसिंग थे और अर्जुन उन्हें चाह कर भी याद नहीं कर पा रहा था। ना ही उसे इस बात का अंदाजा था कि वो अपने अंदर एक खतरनाक शैतानी शक्ति को लेकर घूम रहा है, जो एक झटके में सब कुछ तबाह करने की ताकत रखती है। यही सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो घड़ी में 8:30 बज चुके थे। वो जल्दी से उठा और इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगा। लेकिन जैसे ही उसने शेविंग करना शुरू किया तो अचानक गलती से उसके गाल पर एक हल्का सा कट लग गया और खून निकल आया। खून देखते ही अर्जुन की रीढ़ के निचले हिस्से में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ी और किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पूरा बदन झकझोर दिया। इस सब की वजह से अर्जुन थोड़ा हैरान हो गया। तभी उसकी नजर आईने में अपने अक्स पर पड़ी। उसकी आंखों का रंग बदलकर गहरा हरा हो चुका था। ये देखते ही अर्जुन के होश उड़ गए। लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। अर्जुन ने फोन की तरफ देखा और जैसे ही स्क्रीन पर अंबिका का नाम फ्लैश हुआ तो अचानक से अर्जुन की बेचैनी शांत हो गई। उसने तुरंत पलटकर आईने में देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों का रंग पहले की तरह गहरा भूरा था। अर्जुन ने तुरंत मुस्कुराते हुए तौलिए से अपना मुंह पोंछा और खुद से ही बोला, पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने फोन उठाया तो अंबिका ने उसे इंटरव्यू का टाइम बताया और ऑल द बेस्ट बोलकर फोन रख दिया। अर्जुन जल्दी से तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे अचानक फिर से बेचैनी महसूस होने लगी और साथ ही उसे किसी बड़े खतरे का पूर्वाभास हुआ। उसने तुरंत नजर उठाकर सड़क के उस पार देखा। एक लड़की जल्दबाजी में सड़क पार कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक काली स्पोर्ट्स कार फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगी। पता नहीं अर्जुन को अचानक से क्या हुआ कि वो बिजली की रफ्तार से दौड़ा और उस लड़की के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल धड़ाम की आवाज के साथ वो कार अर्जुन के हाथ से टकराई और रुक गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ नहीं आया कि कार आखिर रुकी कैसे। अर्जुन वहीं खड़ा हाँफ रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। तभी अचानक उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसके हाथों की त्वचा काली पड़ गई थी और उस पर अजीब से कांटे निकल आए थे। ऐसा लग रहा था मानो वो अर्जुन के नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी जानवर के हाथ हो। यह देखते ही अर्जुन के होश उड़ गए और उसके मुंह से चीख निकल गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है अर्जुन के साथ? अचानक से उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई और उसके हाथ जानवरों जैसे क्यों हो गए? आखिर कौन है अंबिका शेखावत और वो अर्जुन से कौन सा राज छुपा रही है? आखिर कौन सी शैतानी शक्ति हो रही है अर्जुन पर हावी और क्या बच पाएगा अर्जुन? What the hell? अर्जुन ने झटके से अपनी शर्ट की स्लीव्स खींचकर हाथों को छुपा लिया और हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखने लगा। सभी लोग फिलहाल उस लड़की को संभालने में लगे थे जिसकी जान अर्जुन ने बचाई थी, इसीलिए अभी तक किसी की नजर उसके हाथों पर नहीं पड़ी थी। थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं,
लेकिन मेरे हाथ ये ऐसे जानवरों जैसे कैसे हो गए? मन ही मन इस बारे में सोचते हुए अर्जुन ने तुरंत हैरानी से शर्ट की स्लीव्स को ऊपर खींचकर फिर से अपने हाथों की तरफ देखा। लेकिन इस बार का नजारा तो और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि अब ना तो वहां जानवरों जैसे कांटे थे और ना ही उसकी त्वचा का रंग बदला था। उसके हाथ बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसे ही दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन का सिर चकराने लगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये मेरे दिमाग का फितूर है या वाकई में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? अर्जुन फिलहाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की अर्जुन के पास आई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, हाय, मेरा नाम काव्या शुक्ला है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। काव्या की बातों से अर्जुन का ध्यान टूटा और उसने मुस्कुराते हुए काव्या से हाथ मिला लिया। बातों बातों में उसे पता चला कि काव्या भी इंटरव्यू के लिए शेखावत कॉलेज ही जा रही है। तो उसने मुस्कुराते हुए काव्या से कहा, अजीब इत्तेफाक है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। काव्या ने हामी में सिर हिलाया और दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। शेखावत कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचते ही अर्जुन की नजर एक लंबे चौड़े आदमी पर पड़ी जो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स पर रौब झाड़ रहा था। जानते हो, सारे मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को इस कॉलेज में क्यों भेजते हैं? इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका। उसने गार्ड्स की तरफ देखकर अपनी मूंछों को ताव दिया और फिर अचानक से गरज कर बोला, क्योंकि उन्हें पता है इस कॉलेज का सिक्योरिटी चीफ मैं हूँ, दुष्यंत गुर्जर, और मेरी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसीलिए अगर गलती से भी तुम लोगों से गलती हुई ना, तो याद रखना, सबकी खाल खिंचवा लूंगा। उसे देखकर अर्जुन को एक मशहूर हिंदी फिल्म का वो जेलर वाला सीन याद आ गया, जहाँ जेलर जेल के कैदियों से कहता है कि वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, और अचानक से उसकी हंसी छूट गई। लेकिन उसकी इस हंसी ने दुष्यंत का ध्यान खींच लिया। ओए, कौन है बे तू, और यहाँ खड़ा खड़ा दांत क्यों फाड़ रहा है? दुष्यंत ने चिल्लाते हुए पूछा। तो काव्या ने अपना इंटरव्यू लेटर उसके सामने रख दिया। लेटर देखने के बाद दुष्यंत ने उसे तो अंदर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन जैसे ही अर्जुन अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो दुष्यंत ने झट से उसका रास्ता रोक लिया। ओए, तू कहां चला? भिखारियों के लिए यहाँ एंट्री नहीं है। यह सुनकर अर्जुन ने चौंकते हुए दुष्यंत की तरफ देखा। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। कॉलेज की चेयरमैन वैदेही शेखावत के साथ मेरा इंटरव्यू लाइंड अप है। ये सुनते ही दुष्यंत ने अर्जुन को सिर से पैर तक घूरा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा बेटा, वैदेही मैडम के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो तुझ जैसे फटीचर का इंटरव्यू लें, समझा? चुपचाप निकल ले यहाँ से, नहीं तो अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो तू इस दुनिया से ही उठ जाएगा। चल जाए यहाँ से। दुष्यंत की इस बदतमीजी से अर्जुन का खून खौल उठा, लेकिन वो कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था। इसीलिए उसने तुरंत अंबिका का दिया पर्सनल विजिटिंग कार्ड निकालकर दुष्यंत की ओर बढ़ा दिया। उस कार्ड को देखते ही दुष्यंत आग बबूला हो गया। चोर की औलाद, तूने अंबिका मैडम का पर्सनल विजिटिंग कार्ड चुरा लिया? दुष्यंत ने चिल्लाते हुए कहा। तो अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गरजते हुए बोला, बाप पर मत जाना वरना। अर्जुन के इतना कहते ही दुष्यंत का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, वरना क्या? हाँ, क्या करेगा? एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर, तेरा पूरा खानदान चोर। ये सुनते ही अचानक से अर्जुन के शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। उसका खून उबलने लगा और उसके पूरे बदन पर नसें उभर आईं। उसने गुस्से में दुष्यंत का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और पूरी ताकत से उसका टेंटुआ दबाते हुए बोला, हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को चोर कहने की? दुष्यंत अच्छा खासा 6 फुट का मुस्टंडा था, लेकिन अर्जुन ने उसे ऐसे हवा में उठा लिया था मानो जैसे वो रुई का गट्ठर हो। इसीलिए वहां मौजूद सारे गार्ड्स घबराकर कुछ कदम पीछे हट गए। दुष्यंत छटपटाने लगा, उसकी सांसें घुटने लगी, लेकिन अर्जुन के अंदर का शैतान जाग चुका था। वो दुष्यंत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? न जाने इस आवाज में क्या जादू था कि अर्जुन अचानक से अपने होशो हवास में लौट आया। उसने झटके से दुष्यंत का गला छोड़ दिया और तुरंत पलटकर देखा तो चौंक गया। अंबिका, तुम यहाँ? ये सुनते ही वो लड़की दूर से ही चिल्लाकर बोली, अंबिका नहीं, वैदेही, वैदेही शेखावत। वैदेही का नाम सुनते ही अर्जुन चौंक सा गया, क्योंकि वैदेही हूबहू अंबिका की तरह दिखती थी। पहली नजर में तो कोई भी धोखा खा सकता था। तभी वैदेही दंदनाती हुई कॉलेज के गेट तक पहुंच गई और गरजते हुए बोली, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टाफ के साथ मारपीट करने की? गुंडागर्दी कर रहे हो यहाँ पर? रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, 2 मिनट में सारी दादागिरी निकल जाएगी। इतना कहते हुए वैदेही ने तुरंत पुलिस को फोन मिला दिया, लेकिन तभी अर्जुन ने अंबिका का दिया विजिटिंग कार्ड उसे दिखाया तो वो अचानक से रुक गई। उसने तुरंत अर्जुन की फटी शर्ट और घिसे जूतों पर नजर डाली।
फिर निराशा में सिर हिलाते हुए बोली, तो तुम हो अर्जुन? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया तो वैदेही ने मुंह बनाते हुए अपने ऑफिस का रुख कर लिया। फॉलो मी। अर्जुन बिना कुछ कहे चुपचाप वैदेही के पीछे पीछे उसके कैबिन में पहुंच गया। वैदेही का कैबिन कोई नॉर्मल ऑफिस नहीं था। वो अर्जुन के कमरे से लगभग 4 गुना बड़ा था। कैबिन के एक तरफ बड़ी सी बुक शेल्फ थी जिसमें ढेर सारी किताबें सजी हुई थी। दूसरी तरफ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स का शोकेस था। कैबिन से लगकर एक लिविंग एरिया था जहां आलीशान सोफा और इंग्लिश हाई टी का सेटअप लगा हुआ था, और कैबिन के ठीक बीचों बीच एक बड़ी सी ग्लास टेबल थी जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ी सी बॉस चेयर रखी हुई थी। वैदेही तुरंत उस बॉस चेयर पर जाकर बैठ गई और अर्जुन को घूरते हुए बोली, तुम मेरे कैबिन तक सिर्फ इसीलिए पहुंच पाए हो क्योंकि तुम्हें मेरी बहन ने भेजा है, वरना जैसा तुम्हारा हुलिया और हरकतें हैं ना, तुम तो इस कॉलेज के गेट के अंदर आना भी डिजर्व नहीं करते। यह सुनते ही अर्जुन समझ गया कि ये जॉब भी उसे नहीं मिलने वाली। उसने वैदेही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो सेव द एम्बैरेसमेंट, मैं चलता हूँ। उसने तुरंत अपनी फाइल उठाई और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वैदेही ने उसे रोक लिया। मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था, इनफैक्ट मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जॉब है। अर्जुन खुददार था, घमंडी नहीं। इसीलिए यह सुनते ही उसके बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और उसने तुरंत अपनी फाइल खोलकर वैदेही के सामने रख दी। लेकिन वैदेही ने फाइल की तरफ देखा तक नहीं। वो अपनी जगह से उठी और तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए क्वालिफिकेशन की नहीं, ताकत की जरूरत होती है, और उसका नमूना तो तुम पहले ही दिखा चुके हो। अर्जुन मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट था और वैदेही उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रही थी। अर्जुन समझ गया कि बाहर हुई लड़ाई की वजह से वैदेही के दिमाग में उसकी एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है और अब वो उसे बेइज्जत करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम दे रही है। अर्जुन का दिल तो किया कि वो तुरंत वहां से निकल जाए, लेकिन अगले ही पल उसे अपने मकान मालिक शर्मा की धमकी याद आ गई। उसे शाम तक किसी भी हाल में शर्मा को जॉब का ऑफर लेटर दिखाना था, नहीं तो उसके सिर पर छत नहीं रहेगी। लेकिन इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना भी उसे नागवार था। अर्जुन सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था तो दूसरी तरफ सर्वाइवल का सवाल। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी अचानक उसे अपने पापा की कही एक बात याद आ गई, बेटा जिंदगी में कभी भी सिर्फ ये सोचकर किसी काम से मुंह मत फेरना कि वो काम तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी तो बस इंसान की सोच होती है। हालांकि अर्जुन ने अपने पापा को सिर्फ 5 साल की उम्र में खो दिया था, लेकिन उनकी कही ये बात उसे आज भी याद थी। इसीलिए उसने तुरंत फैसला कर लिया और मुस्कुराते हुए वैदेही से बोला, मुझे नौकरी मंजूर है मैम। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपका नज़रिया बदलना चाहता हूँ। बहुत जल्द आपको मेरी सही वैल्यू पता चलेगी और तब आप खुद मुझे प्रमोट करेंगी। अर्जुन का ये जवाब सुनकर वैदेही अवाक रह गई, क्योंकि इस जॉब के लिए हाँ बोलकर अर्जुन ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन वैदेही भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तो जैसे अर्जुन को सबक सिखाने की कसम ही खा ली थी। इसीलिए उसने तुरंत दुष्यंत को अपने कैबिन में बुलाया और अर्जुन को सीधा उसके अंडर अपॉइंट कर दिया। वो इंसान जिसने आते ही अर्जुन के पापा को गाली दे दी थी, वो अब अर्जुन का बॉस था। ये सोचकर ही वैदेही के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वैसे देखा जाए तो इस वक्त वैदेही जितना खुश थी, उससे कहीं ज्यादा खुश दुष्यंत था, क्योंकि अब वो अर्जुन से बदला ले सकता था। वो अर्जुन को सीधा सिक्योरिटी रूम ले गया, जहां बाकी के गार्ड्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। बाकी गार्ड्स को देखते ही दुष्यंत अपनी रौबीली आवाज में बोला, इसे तो तुम लोग जानते ही हो, अभी कुछ देर पहले ही गेट पर बहुत उड़ रहा था, लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, क्योंकि अब से ये मेरे अंडर काम करेगा। ये सब सुनकर अर्जुन को गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने खुद को काबू में किया और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। अर्जुन को इस तरह गुस्सा होते देख दुष्यंत के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो अर्जुन को धमकाते हुए बोला, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करेगा? हाँ, मारेगा मुझे? उठा हाथ, मैंने कहा उठा हाथ, उठा ना भिखारी की औलाद। ये सुनते ही अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया। उसने तुरंत दुष्यंत का गला पकड़ लिया और उसके गाल पर तमाचों की बौछार कर दी। मैंने कहा था ना, मेरे बाप पर मत जाना। उसने एक के बाद एक 20 से ज्यादा थप्पड़ दुष्यंत के गाल पर जड़ दिए। ये देखकर वहां मौजूद सारे गार्ड्स हैरान रह गए, लेकिन कहीं न कहीं दुष्यंत को पिटते देखकर उन्हें भी खुशी हो रही थी। इसीलिए किसी ने भी अर्जुन को रोकने की कोशिश नहीं की। जब तक अर्जुन का गुस्सा ठंडा हुआ, तब तक दुष्यंत का गाल सूज चुका था।
तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी अर्जुन। अब अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। उसने चिल्लाते हुए अर्जुन को धमकी दी और गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही गार्ड रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और एक ही पल में अर्जुन उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स का हीरो बन गया। उन्होंने अर्जुन को अपने कंधों पर उठाया और उसके नाम के नारे लगाने लगे। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ और सभी गार्ड्स अपने अपने कामों में लग गए तो अर्जुन भी गार्ड रूम से बाहर आ गया। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। भाई क्या चीज है यार तूने तो उस कमीने दुष्यंत को नानी याद दिला दी। हाँ? अर्जुन ने पलट कर देखा तो सामने लगभग उसी की उम्र का एक मोटा सा लड़का खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आया और अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, भाई मैं हूँ चिंटू मिश्रा, यहाँ का सबसे पुराना सिक्योरिटी गार्ड। पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक तेरे जैसा बंदा नहीं देखा। माँ कसम मजा आ गया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चिंटू से हाथ मिलाया और कॉलेज का चक्कर लगाते हुए उससे बातें करने लगा। फिर जैसे ही वो लोग कैंपस की मेन बिल्डिंग के पास पहुंचे तो चिंटू ने कहा, देख भाई, अगर शेखावत कॉलेज में सरवाइव करना है तो यहाँ के 3 रूल्स याद कर ले। पहला, ऐसा कुछ मत करना जिससे कॉलेज की रेपुटेशन पर बात आए। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ के स्टूडेंट्स के मैटर्स में कभी मत पड़ना। और तीसरा रूल, चाहे कुछ भी हो जाए पहले और दूसरे रूल को कभी मत तोड़ना, क्योंकि वैदेही मैडम रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अर्जुन को चिंटू काफी दिलचस्प लगा। हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा मस्खरे जैसा था, लेकिन फिर भी शेखावत कॉलेज में वो पहला ऐसा शख्स था जिसे अर्जुन अपना दोस्त कह सकता था। उसने चिंटू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, चिंटू भाई, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, इसके चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कॉलेज का कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वैदेही की सेक्रेटरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रूल तो तुमने तोड़ दिया है अर्जुन, और वैदेही मैडम को रूल्स तोड़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले से जमीन सरक गई। आखिर ऐसा कौन सा रूल तोड़ा था अर्जुन ने कि वैदेही ने उसे पहले दिन ही नौकरी से निकाल दिया? आखिर अब क्या करेगा अर्जुन और कैसे बचाएगा वो अपनी नौकरी? आखिर गुस्सा आते ही अर्जुन पर कौन सी शैतानी शक्ति हावी होने लगती है और क्या अर्जुन